आइए, so today we will start with company final account, right? It's a very important topic. इससे आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा जो आपको अटेम्प्ट करना ही है, राइट? नो फाइनल अकाउंट यू हैव डन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, जहाँ पे आपने टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं एंड वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. नाउ कंपनी के केस में जो फाइनल अकाउंट है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. उसी में अपने ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट करके दिखाते हैं. फर्दर यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सोल प्रोप्राइटर का जो फॉर्मेट है वो टी फॉर्मेट है. कंपनी फाइनल अकाउंट जब आएगा, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, तो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, नाउ इट इज कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में पूरा फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है. फर्दर यहां पर आप लोग देखेंगे कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इसलिए प्रोवाइडेड होगा बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब यहां पे खाली अपने को पता है कि ट्रायल बैलेंस वाला आइटम एक जगह आता है, एडजस्टमेंट वाला दो जगह आएगा, अपने को टी फॉर्मेट में नहीं बनाना है, वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, उसका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है वगैरह, सब कुछ सब सही है. लेकिन कुछ कुछ खास बात ऐसी है जो यहाँ पे गौर करने लायक है कि यहाँ पे कुछ कुछ डाटा ऐसा देगा जिसको खाली प्रेजेंटेशन उसका इंपॉर्टेंट, हालांकि उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है. जैसे वन ऑफ द प्रेजेंटेशन रिलेटेड मैटर इज, कोई भी डेटर अगर मोर देन 6 मंथ से ज्यादा ड्यू है तो उसको हम लोगों को अलग से एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है. सोल प्रोप्राइटर में आप खाली डेटर दिखाते हैं लेस पीबीडी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं. यहाँ पे डेटर्स मोर देन 6 मंथ्स लेस अदर्स में आएगा 6 मंथ्स और नीचे वाला डेटर, टोटल डेटर लेस पीबीडी करके आउटर कॉलम में नेट फिगर जाएगा. अगर आपका बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में है और नॉन शेड्यूल में भी है तो दोनों का बैंक बैलेंस आपको अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा. तो काफी सारा चीज ऐसा है जो खाली प्रेजेंटेशन रिलेटेड है, इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी, बट थिंग नीड्स टू बी प्रेजेंटेड प्रॉपरली. दैट इज वाई दोज इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस. नाउ मैं आपको अलग से फॉर्मेट नहीं दूंगा, मैं आपको जो पहला सम कराऊंगा उसको मैं आपको पूरा फॉर्मेट में दे के कराऊंगा. मतलब व्हाइल वी डू द फर्स्ट सम आई विल गिव यू द फॉर्मेट एंड देन एंड देयर ओनली. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम विच हैज कम इन 2013. 2013 में जो क्वेश्चन आया है हम लोग वो वाला सम सबसे पहले करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय स्वीट एंड सावर लिमिटेड prepared the profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. तो आप देख रहे हैं आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज सेल दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, सैलरी वेजेस दिया है, डिस्काउंट, रेंट, एक्सपेंसेस. अच्छा, कंपनी फॉर्म में क्या होता है? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं होता, इट इज शोन एज अ सेपरेट रिजर्व. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल तक का दिया हुआ है, इस साल का प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट भी है. एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एक्चुअल में आप इस साल जो भी कमाते हैं उसका टैक्स आप पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर, बट इनकम टैक्स लॉ में एक प्रोविजन है कि अगर आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे जो टैक्स आ रहा है वो अगर 10,000 से ज्यादा है या 10,000 है, 10,000 और मोर, इन दैट केस फाइनल सेटलमेंट तो नेक्स्ट ईयर होगा बट आपको उतना एडवांस टैक्स अभी दे देना है, राइट? Usually you earn in this year, pay tax next year. But income tax law में एक provision है that if your tax on estimated total income is 10,000 or more, in that case you have to pay tax in advance. But obvious है कि जो मेरा final tax determine होगा वो end of the year determine होगा, right? उसका assessment next year होगा. तो जो the basis on which I have paid advance tax and जो मेरा final assessment figure है, it is bound to differ. क्योंकि वो तो एस्टिमेटेड के बेसिस पे मैंने एडवांस टैक्स दिया है और मेरा एक्चुअल जो है वो मेरे को एंड ऑफ द ईयर के पहले पता नहीं चल पाएगा. सो दैट इज वाई डिफरेंस आना आवश्यक है. इसमें कोई ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि डिफरेंस क्यों आया, राइट? डिफरेंस आ सकता है.
राइट. सो एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, शेयर कैपिटल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. और नीचे देखिए इंटरिम डिविडेंड. जब भी आप डिविडेंड पे करते हैं तो उस डिविडेंड अमाउंट पे आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है इन एडिशन टू इनकम टैक्स, जो आपको देना है. बट एक्स्ट्रा टैक्स जो डिविडेंड पे देना पड़ता है, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. जनरल रिजर्व तो रिजर्व्स का पार्ट है. कॉल्स इन एरियर, इट विल बी शोन एज अ डिडक्शन टू शेयर कैपिटल, राइट. एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये प्रिंसिपल चाहे सो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और कंपनी सब जगह लागू है. तो 90 और 95 में अपने 90 लेंगे. डेप्रिसिएशन सबका दिया हुआ है, राइट. आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, ठीक है. इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाने बोला. नाउ इट्स एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर बट टू बी पेड नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए अपने उसका प्रोविजन बना रहे. इसका मतलब with respect to income tax you will have two figures. Number one, as per taxation law, if your estimated, as per taxation law अगर आपका estimated total income पे टैक्स 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आप उसको एडवांस में पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो इसीलिए आपका एडवांस खड़ा है. एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर एक्चुअल में आपको टैक्स कब देना है, नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए एज पर कंजर्वेटिज्म यू नीड टू क्रिएट प्रोविजन. सैलरी क्या होता है, जितना अपने पे करते हैं वही हमारा पीएल में आता है. बट विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स जो अपने पे कर रहे हैं उसका बेस अलग है, वो तो ड्यूरिंग द ईयर अपने पे किया एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे, और जो हमारा एक्सपेंस है टैक्स एक्सपेंस वो एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा. इसीलिए ये दो फिगर हैं, एक को दिखाएंगे एसेट में, एक को दिखाएंगे लाइबिलिटी में. नेक्स्ट ईयर जब सेटलमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर जब असेसमेंट होगा, सेटलमेंट असेसमेंट, राइट, उस समय अपने डिफरेंस को और पे ऑफ कर देंगे, राइट. सम करते करते अपने को आइडिया लग जाएगा. डायरेक्टर ने ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड दिया है, अभी वो और डिविडेंड देना चाहते हैं, तो फाइनल प्रॉफिट तो एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा, इसलिए और डिविडेंड देना चाहते हैं आफ्टर मिनिमम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ये पुराना कंपनी लॉ का लाइन है. पहले क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, जितना आपका डिविडेंड का रेट होता था उसके बेसिस पे आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आपको जर्नलिज्म में डालना पड़ता है. ये हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी देखें, जब अपने पीएल एप्रो बनाते हैं 10% 15% ऑफ करेंट इज नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जर्नलिज्म फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी. तो यहाँ पे पुराना कंपनी लॉ में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, जैसे इंटरिम है 10, फाइनल है 15, तो कुल मिला के 25% डिविडेंड दे रहे हैं आप. तो 25% जो आप डिविडेंड दे रहे हैं एज पर 1956 वाला कंपनी लॉ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको जर्नलिज्म में डालना पड़ता है. बट नया कंपनी लॉ में ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. नया कंपनी लॉ में आप वॉलेंटरीली कितना भी डाल सकते हैं. तो हम लोग इस समय यही मानेंगे कि कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वॉलेंटरीली हम लोग 10% डाल रहे हैं, राइट. जो भी आप फाइनल डिविडेंड देने की इच्छा जाहिर करेंगे उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ये खर्चा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और डेटर्स इंक्लूड 5,000 ड्यू फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स एंड रिमेनिंग आर कंसिडर्ड गुड. तो यहाँ पे डेटर का भी मैंने आपको बताया ना, ये इंफॉर्मेशन, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, खाली प्रेजेंटेशन रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. आइए, तो सबसे पहले हेडिंग आएगा स्वीट एंड सार लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st December 2013. Profit and loss account for the year ended 31st March 2013.
पहले शेड्यूल नंबर्स हुआ करते थे और वो हर आइटम के बगल में वो शेड्यूल नंबर आपको याद करना पड़ता था। अभी शेड्यूल नहीं है, अभी नोट्स है। अगर किसी भी आइटम का आपको वर्किंग नोट बनाना है तो ही आप ये नोट नंबर दीजिए, अदरवाइज देने की कोई दरकार नहीं है। सबसे पहले आपका हेडिंग है इनकम। इनकम में आपका 2 पॉइंट आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा आएगा अदर इनकम। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें आपका इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब। तो ये जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम कैपिटल 1, रोमन 1। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब फिनिश गुड्स के बारे में बात हो रहा है। चेंजेस इन इन्वेंट्री। नाउ एक्सपेंडिचर साइड में चेंजेस इन इन्वेंट्री है तो इट हैज टू बी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। रिमेंबर दैट, इट हैज टू बी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद है हमारा कोई भी सैलरी रिलेटेड पेमेंट हुआ, वेजेस रिलेटेड पेमेंट हो तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद है डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदर एक्सपेंसेस। तो ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, that will be 1 minus 2 less provision for tax। तो ये जो फाइनल आएगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ये फॉर्मेट पूरा आप लोगों को मुंह जबानी याद होना चाहिए। अब इसी को हम लोग भरेंगे। राइट?
राइट। आइए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। क्या सेल्स में लेस रिटर्न वगैरह कुछ है? नहीं, खाली सेल्स है तो इसमें नोट बनाने का कोई दरकार नहीं है, राइट। आपको चुन चुन के करना पड़ेगा, राइट। तो सेल्स आप पूरा लिख सकते हैं 3,60,000। अदर इनकम कोई डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने तो सम पूरा पढ़ा था, ऐसा कुछ आया नहीं हमारे सामने। तो ये हमारा टोटल इनकम आ गया, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आएगा, ठीक है। इज दैट फाइन एवरीवन? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है नहीं, बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता तो बोलता रॉ मटेरियल कंज्यूम, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो वैसा कुछ भी बोला नहीं है इस सम में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है और रिटर्न आउटवर्ड भी है, तो इसका नोट बनेगा। चेंजेस इन इन्वेंट्री का भी नोट बनेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी एंड वेजेस आएगा, तो उसमें एड आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है, तो इसका भी नोट बनेगा, राइट। फाइनेंस कॉस्ट है नहीं सम में। डेप्रिसिएशन काफी सारे एसेट्स का है, तो उसका भी नोट बनेगा। और बाकी जितने भी खर्चे हैं सबको मैं अदर एक्सपेंस वाली हेड में दिखाऊंगा, जैसे रेंट हो गया, अदर एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो गया, डायरेक्टर्स लोग का जो रेम्यूनरेशन, वो भी तो खर्चा ही है ना। तो ये 5 नोट बनाने से मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, राइट। सो नोट नंबर 1, परचेजेस। तो परचेजेस कितना दिया हुआ है? 2,40,000 लेस रिटर्न 10,000, तो हमारा नेट परचेजेस आ जाएगा 230। सिंपल है, सोचने का दरकार ही नहीं है एकदम। सारा खर्चा को अलग अलग कैटेगरी में बैठा के फिर वहां बैठा देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, इसमें ये आ जाएगा 230। उसी तरीके से नोट 2, जो कि हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्री है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस लोअर करके आया 90, तो हमारा चेंजेस इन स्टॉक 30,000 नेगेटिव आ रहा है। हमारा चेंजेस इन स्टॉक 30,000 नेगेटिव आ रहा है। इज दैट फाइन? इट इज कमिंग टू 30,000 नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे 30,000 नेगेटिव। डन। इसका दूसरा इफेक्ट याद रखिएगा, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना दिया हुआ है? थोड़ा ध्यान से देखिए। 40,000 एड आउटस्टैंडिंग 1,000,
तो मिला के आ गया 41,000। कितना आ गया? 41,000। और कुछ आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में? कोई आपका और वर्कर है, कोई सेल्समैन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है? कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे 41,000। फिर नोट 4 हमारा बनेगा डेप्रीशिएशन का। तो काफ़ी सारे एसेट्स हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का, उस पर रेट कितना है? 10%। फर्नीचर 15%, उस पर वैल्यू है 11,000 और पेटेंट है 5%, वैल्यू है 5,000 का। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। ऑन फर्नीचर 11,000 का 15%, 1,650। ऑन पेटेंट्स 5,000 का 5%, 250। मिला के आ गया 6,900। इज दैट फाइन? तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आ जाएगा 6,900। अब करना है हमें नोट 5 अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहला है रेंट। कितना है रेंट? रेंट है हमारा 4,200, एड आउटस्टैंडिंग 500, तो 4,700। सन्ड्री एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारा 7,000 का। डिस्काउंट डेबिट में है तो अलाउड ही होगा 800। कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह है? नहीं है। डन। इसके बाद आएगा मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अभी तक तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको तो अदर एक्सपेंस पता ही नहीं है। तो अभी तक का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? ध्यान से देखो। पहले आपने क्या करना है, यहां तक का एक बार खर्चा का टोटल लगाइए अदर एक्सपेंस का। 4,700, 7,000 और 800, यहां तक का टोटल है 12,500। अभी क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो फॉर द टाइम बीइंग एक बार नेट प्रॉफिट निकालो। राइट? तो टाइम बीइंग कैसे आएगा? हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 360 है,
इसमें ये सारा खर्चा एक बार माइनस कर दीजिए, राइट, और ये वाला माइनस कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट एक बार फॉर द टाइम बिंग। सो 3,60,000 की रेवेन्यू है, इसमें 230 का परचेज माइनस कर दिया, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्सपेंस करना है ना, तो एक्सपेंस ऑलरेडी नेगेटिव में है, फिर -41,000 माइनस 6,900 माइनस अदर एक्सपेंस का अभी तक का टेम्पोररी टोटल, ध्यान देने वाली बातें हैं ये। रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस विल गिव मी प्रॉफिट, उसका 10%, 360 प्लस 30 माइनस 230 माइनस 41 माइनस 6,900 माइनस 12,500, 99,600, उसका 10%, तो हमारा आएगा 9,9960। उसके बाद हमारा आ जाएगा अदर एक्सपेंस का टोटल इंटू 10% प्लस 12,500, तो 22,460। आ गया? टू 2,460 डन। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अभी नेट प्रॉफिट क्या है? तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट तो निकाला हुआ नहीं है, तो एक बार फॉर द टाइम बीइंग रेवेन्यू से सारा एक्सपेंस माइनस कर दो, अदर एक्सपेंस जितना भी पता है उतना माइनस कर दो, तो 99,600 आ रहा है, उसका 10% 9960 बैठा दो, फिर इसका टोटल आ जाएगा। कितना आएगा? ये टोटल जो आ रहा है ये है 22,460। अभी मैंने एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेना है, प्लस 41, एक्सपेंडिचर का टोटल में तो माइनस ही होगा, प्लस 230, तो ये आएगा 270,360। सो 1 माइनस 2, 89,640, 89,640। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोला है? इसका 40%, 89,640 का 40%, 35856, सो आ गया 53,784। इसके 5 सपोर्टिंग नोट्स नीचे हैं, ये रहे इसके 5 सपोर्टिंग नोट्स।
और ये रहा ये पीएल। इज दैट फाइन? एनी प्रॉब्लम एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है बोल सकता है। अभी जब अपने पीएल बनाएंगे तो अपने को ध्यान क्या देना है, इसमें से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट आएगा। जैसे नोट 2 में हमारा क्लोजिंग स्टॉक डबल इफेक्ट आएगा, इसका आउटस्टैंडिंग का डबल इफेक्ट आएगा, यहां पे डेप्रीशिएशन का डबल इफेक्ट आएगा, एसेट से लेस होगा। अदर एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग, दो आउटस्टैंडिंग है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी तो आउटस्टैंडिंग ही हुआ ना, आपने प्रोवाइड किया है, दिया कहां है अभी तक? दिया होता तो ट्रायल बैलेंस में होता ना भैया। ये प्रोविजन, ये भी लाइबिलिटी साइड में आएगा, और ये नेट प्रॉफिट आपके पीएल के साथ में प्लस होगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट। तो इतने सारे एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, याद रखिएगा ये चीज। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा, डेप्रिसिएशन एसेट से लेस होना है, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी में दिखाएंगे, एंड नेट प्रॉफिट इस साल का अपना पीएल के साथ प्लस होगा। ये पीएल का फॉर्मेट करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, वही वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। सबसे पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नंबर 1 में आएगा शेयर होल्डर्स फंड, इसमें है शेयर कैपिटल, नंबर 2 है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर मेन हेडिंग में आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद आएगा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें आपका है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपके एग्जाम में जनरली यही रहेगा, और भी अदर आइटम्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, तो वो सब आपको टेस्ट नहीं करेगा उतना, राइट? इसमें और भी 3 आइटम्स आते हैं बट हम नहीं दिखाने वाले हैं।
करंट लाइबिलिटीज, राइट। एक है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरा है आपका ट्रेड पेबल्स, तीसरा है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो वो सब दिखाएंगे, और तीसरा है आप चौथा है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये आपका टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा। मैं आपको आउटराइटेडली बता दे रहा हूँ, इस समय हमारा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नोट 5 में ख़त्म किया था, ये नोट 6 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 9 बनेगा और ये 10 बनेगा। ठीक है, अब हमें बनाना है एसेट साइड। एसेट्स सबसे पहला आएगा इसमें नॉन करेंट एसेट्स, इसमें है आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिर है आपका इन्वेस्टमेंट्स, राइट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो उतना आइटम देखने का दरकार नहीं है। नंबर 2 में आएंगे आपके करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कोई करंट इन्वेस्टमेंट हुआ जिसमें आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर कोई करंट एसेट हो जैसे प्रीपेड वगैरह ये सब। तो ये मेरा टोटल आ जाएगा। तो इस समय मैं देख के बता सकता हूँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ओ सॉरी ये है, नीचे वाला नहीं है। एडवांस इनकम टैक्स आएगा ना शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। तो फिक्स्ड एसेट को 11 नंबर दे दो। इन्वेंट्री में नोट देने का दरकार नहीं है, डायरेक्टली यू कैन पुट क्लोजिंग स्टॉक 90,000, इसको 12 दे दो, राइट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में खाली एक ही आइटम है, कैश एट बैंक, तो इसमें भी नोट देने का दरकार नहीं है, डायरेक्टली 35, इसको 13 दे दो। जैसे भी करना है आपको, इसका भी हर आइटम का भी नोट दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं दे सकते। जिसमें एक आइटम भी है उसका भी आप नोट दे के बना सकते हैं। जिसमें थोड़ा प्लस माइनस है उसका तो नोट बेटर ही है। तो ये हमारा पूरा बैलेंस शीट एक बार में अगर आपको देखना है तो ये रहा। छोटा हो जाएगा। सो दिस इज योर लाइबिलिटी साइड। और ये आपका एसेट साइड। तो 8 नोट और बनाना है हम लोग को, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। नोट 6 विच इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में एक आपको ऑथराइज्ड कैपिटल का डिटेल दे सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, डबल लाइन, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट टोटल का जो पार्ट बनता है दैट इज इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। तो 1,10,000 का कैपिटल है हमारा। कितना का कैपिटल है? 1,10,000। अगर आप 10 रुपए फेस वैल्यू माने तो 11,000 शेयर हो गया। तो यहां लिखेंगे 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,10,000 लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 है, तो आपका पेड अप कैपिटल कितना आ रहा है? 1,00,000। ट्रायल बैलेंस वाला आइटम देखें एक ही जगह आ रहा है। इज दैट फाइन? तो यहां पे आप 1,00,000 कैपिटल दिखा सकते हैं। नोट 7 which is none other than
रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी पुराना वाला। इसको we can write in inner column because there are so many reserves. So this is जैसे PL आपका 10,000 है, 53,784, so total up to 63,784। ऑलरेडी जो आपने डिविडेंड दे दिया है उसको अप्रोप्रिएट करिए, लेस इंटरिम डिविडेंड 10,000 मैंने दे दिया, इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी दे दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अब मैं जो देना चाहता हूं उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट से मैंने जो डिविडेंड दे दिया, जो प्रॉफिट बांट दिया शेयर होल्डर को, वो सबट्रैक्ट कर दिया। अब मैं क्या देना चाहता हूं? फाइनल डिविडेंड, उसको हम लोग बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड। क्या बोलेंगे? प्रपोज डिविडेंड। तो ध्यान देना, प्रपोज्ड dividend is calculated on paid up capital। जो हमारा पेड अप कैपिटल है उस पे हमारा डिविडेंड कैलकुलेट होगा, और dividend distribution tax is calculated on dividend amount। ये दो चीज आपको याद रखना ही है। पेड अप कैपिटल पे प्रपोज डिविडेंड होता है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिविडेंड अमाउंट पे होता है। तो 1,00,000 का 15% कितना होगा? 15,000, और इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट? 15% बोला है। तो 15,000 का 15% कितना होगा बेटा? 2250। ये हमने पे कर दिया तो ऑलरेडी अप्रोप्रिएट करेंगे। अब जो इच्छा जाहिर की है वो अप्रोप्रिएट भी होगा और एज अ लाइबिलिटी प्रोविजन बोल के दिखाएंगे कि पे करना है। अब जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हो रहा है, हमने बताया था। यहां पे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं, वॉलेंटरीली हम लोग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट का 10% ऑफ 53 784 कितना आएगा?
5378, 5378। तो ये प्रॉफिट का टोटल जो बैलेंस आएगा ये हमारा बैलेंस शीट में फर्दर कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। 10,000 था, 53,784 कमाया, माइनस 10,000 दे दिया, उसका 1,500 दे दिया, माइनस 15,000 और देना है, 2,250 उसका टैक्स और देना है, माइनस 5378 जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो 29656 ये हमारा पीएल आ गया। अब अगला हेडिंग है हमारा जनरल रिजर्व, जो कि ऑलरेडी 8,500 है, प्लस जो ट्रांसफर होके आया 5378, 8,500 है, 5378 ट्रांसफर होके आया 13878। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 29656, 43534। तो यहां गौर करने वाली बात क्या है, ये बैलेंस शीट में इसका डबल इफेक्ट आएगा, इसका भी डबल इफेक्ट आएगा, और इसका डबल इफेक्ट यहीं पे हो गया जनरल रिजर्व का। जितना आपने अप्रोप्रिएट किया उतना ही जनरल रिजर्व में ऐड कर दिया, तो इसका दोनों इफेक्ट यहीं हो गया। So this is how reserve and surplus is to be prepared. रिजर्व एंड सरप्लस आपको इस तरीके से बनाना है। ये तो इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड इशू ये तो एक ही जगह आएगा, क्योंकि इसको हमने पे कर दिया तो खाली अप्रोप्रिएट होगा, और बाकी जो पे नहीं किया वो अप्रोप्रिएट भी होगा एंड देन लाइबिलिटी भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। और जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट का 10% हमेशा नेट प्रॉफिट पे ही होता है, टोटल पे नहीं होगा। तो जितना अप्रोप्रिएट होगा वो नीचे ही एड बैक हो जा रहा है जनरल रिजर्व के साथ। ठीक है, फोर थ्री फाइव थ्री फोर। नोट 8, ट्रेड पेएबल। तो उसमें एक तो क्रेडिटर्स आना है, एक हमारा बिल्स पेएबल आना है। तो क्रेडिटर कितना है? 15,500, 6,000, 21,500। नोट 9, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एमआर 1,500, 9960। 1,500,
9960 11460। और तो कुछ आएगा नहीं इसमें। नोट 10 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें एक तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स आने वाला है, कितने का था भाई, पीएल देखना पड़ेगा, 35856। 35856। एक हमारा डिविडेंड देने की भी इच्छा जाहिर हमने की है 15,000 की, और इसका टैक्स भी हमें भरना पड़ेगा 2250। 35856 प्लस 15,000 प्लस 2250, 53106। तो ये हमारा 3 अमाउंट याद रखना है, पर बैठाना है ना। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी सारा एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हो गया। देखो, आउटस्टैंडिंग का हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रोविजन का हो गया, इसका हो गया। अच्छा, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस बनाते वक्त इन दोनों का भी हो गया, दोनों को लाइबिलिटी दिखा दिया। बचा रहा क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन, उसको एसेट साइड में जब करेंगे तब दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे बैठाइए 21,500 11,460 53106। टू 9600। Is that fine? Next we have 11, 12 and 13. Note 11, which is fixed asset। तो प्लांट 50,000 का है, लेस डेप्रिसिएशन 5,000, 45। फर्नीचर 11,000 का है, लेस डेप्रिसिएशन 1650, 9350। पेटेंट्स 5,000 का है, डेटर्स है 30,500 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेको ट्रायल बैलेंस में। उसमें कहता है 5,000 का ऐसा डेटर है जो कि मोर देन 6 मंथ्स वाला है। सो डेटर में
मोर देन 6 मंथ्स वाले कितने हैं? 5,000। तो अदर्स कितने होंगे? 25,500, क्योंकि टोटल तो 30,500 ही है। और हमारा बिल्स रिसीवेबल कितना है? 5,000। तो हिसाब से 35,500 आएगा। और नोट 13 में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस इनकम टैक्स 10,000। Is that fine? So now we have $59,100, 35,500, 10,000। तो ये हमारा पूरा बैलेंस शीट है एट अ ग्लांस। इज दैट फाइन एवरीवन? सो परसेंटेज का जो खेला है ना, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अदर एक्सपेंस में आएगा, उसके बाद मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के बाद में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन परसेंटेज, उसके बाद कैलकुलेट होगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पीएफटी कैलकुलेट होगा, फिर वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा पीएल के साथ, फिर प्रपोज डिविडेंड, लाइक दिस, राइट? So this is how it should be done. So this is a first sum which we have done. We will do more sums in future. ठीक है? So for the time being, goodbye. Do this problem properly again at home, and then next class we'll be back with another problem. Okay, thank you.